सभी मित्रों को नमस्कार। भगवान बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, दुख के कारण है, कारण से निवारण का उपाय है और दुख निरोध की अवस्था है। हमारे प्यारे सद्गुरु ओशो के सार सूत्र को अगर हम संक्षेप में इस प्रकार से करें तो इसका ठीक विपरीत होगा। जीवन आनंद है, आनंद का कोई कारण नहीं, अकारण है। उसको पाने की कोई उपाय नहीं है, वो हमारा स्वभाव है, ऑलरेडी है। और परमानंद की अवस्था है। क्या दो बुद्ध पुरुषों के वचन वास्तव में अलग अलग हो सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। कहने का ढंग अलग है, बात वही की वही है। बुद्ध हम दुखियारों को देख के कह रहे हैं कि तुम्हारा जीवन दुख है। ओशो अपने भीतर देख के कह रहे हैं कि मेरा जीवन आनंद है। दो अलग अलग जीवन की बात हो रही है। बुद्ध का कहने का ढंग नकारात्मक है, ओशो को कहने का ढंग सकारात्मक है। बुद्ध नेगेटिव की तरफ इशारा कर रहे हैं, कैसे उससे मुक्ति हो। ओशो पॉजिटिव की तरफ इशारा कर रहे हैं, कैसे उसकी उपलब्धि हो। कहीं ऐसा ना हो कि नकारात्मक शब्दों को सुनते सुनते हम और निराशा से भर जाएं। हमारे भीतर फिर आशा का संचार हो। एक विधायक अवस्था है और वह हमसे दूर नहीं, हमारे ही भीतर है। इसलिए पाने का कोई उपाय विधि विधान नहीं है, वो हम हैं ही, वो हमारा सहज स्वभाव है। तो फिर इतना ही करना है कि बाहर तरफ जो हमारी उन्मुखता है, बहिर्मुखता है, उसे छोड़कर थोड़ी देर के लिए अंतर्मुखी हो जाएं। ये तो कुछ करना ना हुआ, जरा सा दृष्टिकोण का परिवर्तन। बाहर जिसे हम दुख कहते हैं वह सुख के साथ इस प्रकार संयुक्त है जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमारी मुसीबत, हम सिक्के का एक पहलू बचाना चाहते हैं और दूसरा पहलू हटाना चाहते हैं। यह असंभव काम है जो कभी नहीं हो सकता। रहेंगे तो सिक्के के दोनों पहलू रहेंगे, ना रहेंगे तो दोनों ना रहेंगे, एक नहीं बच सकता। तो हमारी भ्रांति कहाँ है, इस बात को गौर से समझना। जगत में जितने भी अनुभव हैं सब सापेक्ष हैं, तुलनात्मक हैं, रिलेटिव हैं। तो हम जिसको सुख और दुख कहते हैं वह भी रिलेटिव शब्द है, उसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू अपने आप में नहीं है। मुझे याद आता है एक बहुत पुरानी कॉमेडी फिल्म थी, उसमें हीरो थे महमूद, और वे हमेशा इस ढंग से अपनी बात कहते थे कि सुनने वाला भौंचक्का रह जाए। जब वो किसी लड़की के प्रेम में पड़ गए तो उससे जाके कहा कि मैं तुमसे बहुत कम घृणा करता हूं, बहुत कम घृणा करता हूं, तुम्हारे प्रति मेरी नाराजगी बहुत कम है। वो लड़की बहुत हैरान हुई, तब समझाया कि मेरा मतलब है कि दूसरों पे मैं तुमसे भी बहुत ज्यादा नाराज हूं, उनको और ज्यादा घृणा करता हूं, तुमको मिनिमम, आई हेट यू मिनिमम। हम जिसे प्रेम कहते हैं वो कम घृणा है, जिसे हम मित्रता कहते हैं वो थोड़ी कम शत्रुता है। अगर ऐसा ना होता, एक ही चीज के अनुपात ना होते, तो वो एक दूसरे में परिवर्तित कैसे हो जाते। हम सब जानते हैं प्रेम घृणा में बदल जाता है, क्रोध करुणा में बदल जाती है, या इसका रिवर्स भी हो जाता है। जिस पे हम करुणा कर रहे थे उसी पे हम क्रोधित हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक ही चीज होनी चाहिए, थोड़ी सी मात्रा का कम ज्यादा। हम जिसको गर्मी कहते हैं, जिसको ठंडक कहते हैं, वो क्या है? वो तापमान की डिग्री है। आज सुबह कुछ मित्रों के साथ हम स्विमिंग पूल गए थे, तो स्विमिंग में जाने के पहले शावर लेते हैं। सुबह सुबह बड़ा ठंडा लगता है वो पानी, लेकिन जब आधा घंटे स्विमिंग करने के बाद बाहर निकले और ठंडी हवाएं चल रही थी
और उस हवा में से चलते हुए जब वापस लौटे शावर लेने के लिए दोबारा, तब तक बिल्कुल ठंडे हो चुके थे पौन घंटे में। और दोबारा जब वो शावर लिया, इतना कुनकुना पानी लगा पानी वही का वही है, लेकिन हमारे तापमान की तुलना में जब गए थे पहली बार शावर लिया था, हमारा शरीर गर्म था, वो पानी हमें ठंडा लगा। और पौन घंटे स्विमिंग के पश्चात तो ठंडी हवा में से गुजर के जब आए कपते हुए, तब उस पानी में स्नान किया। काफी वार्म महसूस हुआ। वह पानी वही का वही है, उसका टेम्परेचर वही का वही है, लेकिन हम जो उसको फील कर रहे थे, हमारी स्किन का टेम्परेचर चेंज हो गया। जो पहले हमें ठंडा लगा था, अब वो गर्म लगा। काश हम इस बात को समझें कि हमारे सारे अनुभव इस प्रकार के हैं। एक छोटे से उदाहरण से समझें। समझो एक शहर में, एक कॉलोनी में 3 लोगों ने बंगले खरीदे हैं। उनके बंगले बिल्कुल एक जैसे हैं, एक कीमत के हैं, उनके बगीचे एक से हैं, उनके भीतर की सुख सुविधाएं एक सी हैं, बिल्कुल एक लिविंग स्टैंडर्ड है। एक सी कार है उनके पास, एक से मोबाइल है, सब कुछ एक सा अपन मान के चलें। लेकिन ये तीनों व्यक्ति अलग अलग भाव दशा में जी रहे हैं। एक व्यक्ति इसमें से बहुत खुश है, क्योंकि उसके बचपन में बड़े कष्ट उसने देखे थे, बड़ी गरीबियों से वह जूझा था, बामुश्किल मेहनत करते करते उसने इतनी सफलता हासिल की है। पहली बार ऐसा बंगला उसने खरीदा है, पहली बार उसके बंगले में बगीचा है, पहली बार उसने इतनी बड़ी कार खरीदी है। वो बहुत प्रसन्न है, बड़ी उत्तेजना में रहता है, बड़ा सुखी है। लेकिन दूसरा व्यक्ति है, वो बहुत दुखी है। इसके पहले वो अरबपति था, उसके पास बहुत बड़े बड़े महल थे, बहुत महंगी कारें थीं, लेकिन शेयर मार्केट में नुकसान हो गया। शेयर मार्केट तो आप जानते ही हैं। एक सज्जन मुझे बता रहे थे कि मैं पहले बहुत गरीब था और किराए के मकान में रहता था, फिर मुझे शेयर के बारे में जानकारी मिली, मैंने बहुत स्टडी की और मैंने जाके अपने मकान मालिक को भी शेयर्स के बारे में बताया। मैंने पूछा फिर? बोले अब क्या, मेरा मकान मालिक भी अब किराए के मकान में रहता है। मुल्ला नसरुद्दीन शेयर ब्रोकर के पास गया और कहने लगा कि ये बताइए आप कि 5 साल में मेरी पूंजी 1 करोड़ हो जाए, इसके लिए शेयर में कितना इन्वेस्ट करना होगा? वो ब्रोकर बहुत ईमानदार था, उसने कहा कम से कम 1.5 करोड़ इन्वेस्ट करना होगा। 5 साल में 1 करोड़ पक्का हो जाएगा। तो समझो ये दूसरे सज्जन जो हैं, उस कॉलोनी में रहने वाले, ये आज की तारीख में जरूर करोड़पति हैं, मगर पहले ये अरबपति थे। मैंने सुना है गांव में 2 लड़कियों की शादी हुई, साल भर बाद दोनों मायके आई हुई थी, तो उनकी चर्चा हो रही थी आपस में। एक कहने लगी कि मैंने अपने पति को करोड़पति बना दिया। दूसरी बहुत हैरान हुई, क्योंकि वो जानती थी बहुत फिजूल खर्ची लड़की है, अपने बाप को भी इसने कंगाल कर दिया था, मान ही नहीं सकती थी। उनका तुम थोड़ा डिटेल में बताओ, पति को तुमने करोड़पति कैसे बनाया? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। उनका तुमको पता नहीं, पहले वो अरबपति थे, अभी करोड़पति बना दिया, और साल भर के अंदर वो सिर्फ पति बचेंगे, और उसके बाद वो पति भी नहीं बचेंगे, क्योंकि मैं तलाक दे दूंगी। तो समझो ये दूसरा आदमी इस प्रकार का है, इसकी पत्नी ने इसको बना दिया करोड़पति, या शेयर मार्केट ने कर दिया, जो कुछ भी हुआ है, लेकिन वो बहुत दुखी है। उसके लिए ये बंगला एक दीन दरिद्र की झोंपड़ी जैसा है उसकी नजरों में। वो इससे पहले बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं में रहा है, वो बचपन से रहा है, उसके पिता भी बहुत अमीर थे। उसके लिए महादुर्भाग्य की घटना है कि इस कॉलोनी में एक छोटा सा बंगला लेके वो रह रहा है, छोटी सी कार, उसकी नजर में छोटी सी, दूसरों की नजरों में होगी बड़ी, उसके लिए बहुत छोटी सी। बहुत ही दीन दरिद्र हालत में है वो, हमेशा दुखी रहता है, डिप्रेशन में, सुसाइड करने की सोचता रहता है। और उसी कॉलोनी में जो तीसरा बंगला है, वो समझो कि ऐसे व्यक्ति का है
जिसके पिता दादा इसी लिविंग स्टैंडर्ड में हमेशा से रहे हैं, वो भी बचपन से इसी में रहा है, कोई उतार चढ़ाव नहीं हुए, जैसा उसने हमेशा से देखा था वैसा ही है। उसके जीवन में एक उदासी है। बहुत उसने मेहनत की थी मगर कुछ खास हुआ नहीं, उन्नति भी नहीं हुई, पतन भी नहीं हुआ, वैसा का वैसा मेंटेन है। वो इसी मकान में पैदा हुआ था, 40 साल का हो गया, अभी भी उसी मकान में जी रहा है। उसके बचपन में भी इसी स्टैंडर्ड की सुविधाएं थी, वैसे ही अभी हैं, कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। अब ये 3 लोग हैं, ये अपने अतीत से तुलना कर रहे हैं। उनमें से एक बहुत प्रसन्न है, एक बहुत दुखी है, और एक सो कुनकुना, न ठंडा न गर्म, जिंदगी यूं ही बीत रही है, कुछ खास नहीं। इनका सुख दुख इनके अतीत की तुलना पर निर्भर है। फिर वर्तमान में हम दूसरों से तुलना करते रहते हैं, और विशेषकर जो हमारे नियर एंड डियर हैं उनसे तुलना करते रहते हैं। बहुत दूर वाले से नहीं करते, नरेंद्र मोदी से आप नहीं कर सकते, अंबानी से आप नहीं कर सकते, लेकिन आपके जो नियर डियर हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बंध हैं, गांव के लोग हैं, उनसे तुलना चलती रहती है, और उसकी तुलना में हम सुखी या दुखी होते रहते हैं। फिर एक और तुलना है सूक्ष्म, वो हमारे मन में कल्पना की है। तो एक तो हो गई अतीत की तुलना अपने ही पिछले अनुभवों से, एक है वर्तमान में अभी जो लोग मौजूद हैं उनसे तुलना, उनके साथ ईर्ष्या, उनके साथ कंपटीशन, और हम उसके अनुसार सुखी या दुखी हो रहे हैं। और फिर तीसरा है भविष्य की हमारी कल्पना, एक आदर्श इमेज हमारे मन में बैठी है कि कैसा होना चाहिए। अब उसकी तुलना में कितना हो पाया, हम उसके अनुसार सुखी दुखी होते रहेंगे। एक लड़की मेरे पास रोते रोते आई थी, उसके 99.2% नंबर आए थे। वो कह रही थी 0.8% कैसे कट गए, नाइंसाफी हो रही है, बेईमानी हो रही है, टीचर्स कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, पेपर ठीक से नहीं जांचा, फिर से पेपर जचवाऊंगी। और एक लड़का आया था बहुत खुश कि 34% मिल गए। गजब है, पास हो गया, कोई उम्मीद नहीं थी। वो कह रहा था कि टीचर्स की कृपा है, कुछ ग्रेस मार्क दे दिए होंगे। हमने अपने भविष्य कैसा सोच रखा है। अगर हमने फेल होने का सोचा था और पास हो गए तो हमारे लिए वही बहुत है। और 100% नंबर पाने की सोची थी, 0.1% कम आ गए तो फिर आंसू बहाओ, खून के आंसू बहाओ। हमारा सुख दुख एक्चुअल परिस्थिति के कारण नहीं है, हमारी मनस्थिति की वजह से है। तो अतीत से तुलना हो रही है, वर्तमान से तुलना हो रही है, और हमारे मन की कल्पना से भावी जो हमारे टारगेट थे उनसे तुलना हो रही है, कैसा होना चाहिए। ओशो ने वर्णन किया, वो कलकत्ता जाते थे, एक बहुत अमीर आदमी के घर में रुकते थे, शायद वो कलकत्ता के सबसे अमीर व्यक्ति थे, और उन्होंने जो नई बिल्डिंग बनवाई थी वो उसका एक एक कमरा दिखाते थे, एक एक चीज की कीमत बताते, ये फलाना इटालियन मार्बल है, इसकी रेट ये था, बाथरूम में ये जो टोंटी लगी है ये कहाँ से बुलाई है, किस देश की है, किस कंपनी की, पूरा डिटेल बताते थे। और ओशो साल में एक बार जाते तो वो हर बार पूरा विस्तृत वर्णन करते थे। कई बार ओशो ने कहा पता है मुझे, नाम भी याद है किस कंपनी की टोंटी है, पत्थर कहाँ का है, खिड़की की चौखट कहाँ की है, एक एक चीज स्पेशल थी, पूरी दुनिया से उन्होंने बेहतरीन चीजें इकट्ठी की थी। एक बार ओशो गए और उन्होंने मकान की कोई बात ही नहीं की, तो ओशो थोड़े हैरान हुए कि हुआ क्या, मकान की कोई चर्चा नहीं हो रही। जब एक आध घंटा बीत गया फिर ओशो ने कहा कि कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा, आप काफी उदास भी नजर आ रहे हैं, और जिस उत्साह से उमंग से आप एक एक चीज दिखाते थे, दिखा भी नहीं रहे हैं, उनका क्या खाक दिखाएं, इस मकान में कुछ दिखाने लायक ही नहीं है। उनका पिछली बार तो आप, उसके पहले भी कितनी उत्साह था आपका, एक्साइटमेंट। छोड़िए वो बातें, कुछ फालतू की बातें। फिर उनकी पत्नी ने बताया पर्दा खिसका के
खिड़की पे पर्दा लगा हुआ था, पहले था नहीं था पर्दा। पत्नी ने पर्दा खिसकाया और बताया कि वो देखिए बगल में एक और ऊंची बिल्डिंग बन गई है, हमारी बिल्डिंग से ज्यादा ऊंची, और जब से वो बनी है इनकी छाती पे सांप लौट रहा है। इनने पर्दा लगवा दिया ताकि वो बिल्डिंग दिखाई ना दे। रात भर सोते नहीं हैं, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, डॉक्टर कह रहे हैं तुम्हारी ईसीजी में भी गड़बड़ हो गई है, हृदय की गति ठीक नहीं है। रात भर नहीं सोते, कहते जब तक उससे ऊंची बिल्डिंग ना बना लूं और उससे ज्यादा महंगा सामान ना लगा लूं। और उन्होंने बताया कि वो जो हरामजादा है वो आएगा यहां मिलने के लिए और आपको निमंत्रण देगा वो भोजन के लिए, लेकिन याद रखिएगा मैं नहीं जाऊंगा उसके यहां। आपको जाना हो जाना, वैसे तो आप भी ना जाओ तो अच्छा है, क्योंकि वो अपना मकान दिखाता है, मैंने भी उसको दिखाया है, अब वो पूरा बदला ले रहा है, तो मैं तो वहां जाऊंगा नहीं। वो आएगा जरूर, है ना। आप ये मत समझना कि आपसे प्रेम और श्रद्धा लगाव है, उसको मकान दिखाना है और मुझे नीचा दिखाना है। लगातार हम तुलना कर रहे हैं, तो हमारा सुख भी तुलना पर निर्भर है और दुख भी तुलना पर निर्भर है, इसलिए वो आपस में चेंजेबल हैं, परिवर्तनीय हैं। जिस मकान से हम खुश हो रहे थे उसी मकान से अब हम दुखी हो सकते हैं। इस बात को खूब गौर से पकड़ना, हमारे सुख दुख कोई अलग अलग दो बातें नहीं हैं, वो कन्वर्टेबल हैं। फिर क्या उपाय हो सकता है? दो उपाय संभव हैं। एक उपाय है साक्षी भाव, हम दोनों से दूरी बना लें, उनके दृष्टा बन जाएं। और दूसरा उपाय है तथाता स्वीकार भाव, हम दोनों को गले लगा लें। या तो पूरा सिक्का छोड़ दें या पूरा सिक्का अंगीकार कर लें। जो हम दोनों से दूर हो जाते हैं, उनके दृष्टा मात्र हो जाते हैं, तब भी हम उनसे मुक्त हो गए, हम सुख दुख के पार चले गए। और वो पार की अवस्था अपने भीतर की है। ये सुख दुख दोनों बाहर की चीजें थे, आनंद हमारे भीतर, हम उसके पार चले गए, साक्षी चैतन्य में रम गए। यह दूसरा उपाय है जो कि ज्यादा सुगम है। हम जीवन की इस संयुक्तता को देखते हुए कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, हम जिसको विपरीत समझ रहे थे वो विपरीत नहीं है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हम इसको उसकी पूर्णता में स्वीकार कर लें, अंगीकार कर लें, तब भी हम उनके पार चले गए। लता मंगेशकर का एक पुराना गीत है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार, दुनिया के तारणहार, दुनिया के पालनहार। हमें दोनों है पसंद तेरी धूप और छांव दाता, किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, चाहे हमें लगा दे पार डुबा दे, चाहे हमें मझधार, जो भी देना चाहे दे दे सरकार, दुनिया के पालनहार। या तो दोनों को स्वीकार लो तो भी तुम मुक्त हो गए, या दोनों को छोड़ दो। अब आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा हमारी मुसीबत क्या है। हम चाहते हैं दो में से एक बच जाए, दूसरा ना रहे। एक महिला को मैं जानता हूं, वो अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रही थी, कोई 4-5 साल लड़कियां देखती रहीं, देखती रहीं, देखती रहीं, कोई जचती ही नहीं थी। उनके मन में बहुत हाई स्टैंडर्ड था, एकदम फिल्म अभिनेत्री जैसी सुंदरी होनी चाहिए, पढ़ी लिखी, कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट, अगर पीएचडी हो तो और अच्छा, स्वस्थ हो, परिवार कैसा हो, बड़ा हाई स्टैंडर्ड था उनके मन में। मैंने कई बार कहा कि ऐसा ना हो इस खोजबीन में लड़का कुंवारा ही रह जाए, लेकिन कोई 7 साल बाद उन्हें एक लड़की मिल गई, जज गई, उनके हिसाब से बिल्कुल सही थी, होम साइंस में पीएचडी की थी, खूब सुंदर थी। उससे उन्होंने शादी कर दी और महीने भर बाद ही वो आंसू बहाती आ गई। मैं उम्मीद कर ही रहा था कि ये हो नहीं होना है
कहने लगी लड़की कहाँ के लिए आए हम, कहाँ हमारी किस्मत फूट गई थी, ये तो सुनते ही नहीं है। हम कहा क्या नहीं सुनती? तो बताने लगेंगी किचन में मैं ऐसी सब्जी बनाती हूँ, वो नहीं बनाती, वो दूसरे ढंग की बनाती है। मैंने कहा तुम चौथी पास हो, वो होम साइंस में पीएचडी है, उसको जो खाना बनाने आते हैं तुमने उनके नाम भी नहीं सुने। बनाने की विधि तो छोड़ो, तुमको नाम भी नहीं पता। वो इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल खाने बनाती है। तुम उसे सिखाओगे कि मेरे ढंग से बनाओ, ये तो होने वाला नहीं। और महासुंदरी है। अब उस सुंदरी की वजह से उसके सामने सास बदसूरत लगने लगी। ऐसे बदसूरत नहीं थी, सब चीजें तुलनात्मक हैं। अब घर में कोई आते हैं मेहमान तो सबकी नजर बहू पे अटक जाती है। सास बिल्कुल उपेक्षित हो गई। सास की लड़कियां भी हैं, वो बिल्कुल फीकी लगने लगी। बहू इतनी सुंदर। भाभी से ननद को जलसी होने लगी। सब चीजें तुलनात्मक हैं, सब चीजें तुलनात्मक हैं। तो हमारे सारे सुख दुख तुलनात्मक हैं। और 3 महीने के अंदर अंदर ही वो बेटा बहू को अलग करना पड़ा। उनके साथ जीना मुश्किल था। क्योंकि ये महिला जो अपने आप को बहुत सुंदर समझती थी, जब उससे बड़ी सुंदरी आ गई तो अब उसकी तुलना में वो कुरूप हो गई। सब चीजें तो तुलनात्मक हैं। पीएचडी बहू के सामने सास बिल्कुल अनपढ़ गांव की गंवार हो गई। तुलनात्मक है। तो प्यारे मित्रों, खूब अच्छे से समझना जीवन के दोनों सिक्के के पहलू। आपको जो अच्छा लगे, या तो दोनों को रिजेक्ट कर दो या दोनों को एक्सेप्ट कर लो, तो दोनों प्रकार से मुक्ति हो जाती है। ध्यान मार्गी साक्षी चैतन्य में डूब जाते हैं और दोनों से मुक्त हो जाते हैं। और भक्ति मार्गी तथाता भाव में जीने वाले दोनों को स्वीकार लेते हैं और मुक्त हो जाते हैं, अपने भीतर स्वयं में स्थित हो जाते हैं।